अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी ग्रेड 12 के डिस्कशन में एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ते हुए हम एनर्जी तक अपनी गुफ्तगू ला चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर तैयार हो जाएं और चलें मेरे साथ लाइट बोर्ड की जानब, जहां पे हम एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं और लेकर चलते हैं क्वांटाइज एनर्जी की तरफ। देखिए, अब आप इस बात से बहुत अच्छे से फेमिलियर हो चुके हैं कि क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है। क्वांटाइज्ड रेडियाई के टॉपिक में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला या वैल्यू पता चल जाती है और बाकी तमाम हायर वैल्यूज उसी का मल्टीपल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी में भी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, यानी कि आपको एनर्जी पहले ऑर्बिट की अगर पता चल जाए तो बाकी तमाम ऑर्बिट्स की एनर्जी आप पहले ही की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से रेडियाई एक हाइड्रोजन के एटम में क्वांटाइज्ड है, आपको पहले रेडियस की वैल्यू अगर पता हो तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एक खास फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते थे। ये आप देख चुके हैं। इसी तरह से अब आप पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को भी यहां पर कैलकुलेट करना सीख जाएंगे और पहले ऑर्बिट की टोटल एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में कैलकुलेट की जा सकती होगी। तो चलिए जी, बात को लेके चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा है या नहीं। हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है, यानी कि एक अदद प्रोटॉन मौजूद है और इस प्रोटॉन के गिर्द एक इलेक्ट्रॉन लेट से अपने पहले ही ऑर्बिट में मूव कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि ये ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के करीब तरीन है, ये लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट है। इसको लोएस्ट ऑर्बिट भी कह सकता हूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम तरीन सतह पर होती है, लेकिन जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता चला जाएगा, ये हायर एनर्जी ऑर्बिट पे जाता जाएगा। इस बात को हम आगे चल के थोड़ा सा प्रूव भी करेंगे कि वाकई बाकी न्यूक्लियस के पहले ऑर्बिट के बाद बाकी तमाम ऑर्बिट्स उससे बतदरीज हायर एनर्जी लेवल पर है। मैं ये बात भी आज के इस लेक्चर में साबित करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी है, सो दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। वो किसके इक्वल होगी? इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। अब याद रखिएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कौन सी है? ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की और इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से है। जैसे कि ग्रेविटी में अगर आप एक ऑब्जेक्ट को जमीन से उठा के किसी हाइट पर ले जाएं तो वो ऑब्जेक्ट जमीन को और जमीन उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती रहती है। उस अट्रैक्शन की वजह से उस ऑब्जेक्ट के पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है और न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पास भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। दैट इज मोर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। और साथ फिर इसके मोशन की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा जनरल फॉर्मूला जिसे हम इस्तेमाल करके अपने मकसद तक यानी टोटल एनर्जी तक पहुंचने वाले हैं। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी नो कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी? 1/2 mv² के इक्वल होगी। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास लेट से इस वक्त वेलोसिटी की वैल्यू नहीं, तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को एक खास फॉर्मूले के अंदर चेंज करना चाहता हूं। कैसे करूं? इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात कही थी कि इस वक्त इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड है न्यूक्लियस के गिर्द घूमने के लिए। और सेंट्रीपेटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ जोड़ के रखती है। सेंट्रीपेटल फोर्स किसके इक्वल होती है डियर स्टूडेंट्स? आप जानते हैं Fc इज इक्वल्स टू, हमने डायरेक्शन के एतबार से कहा था ये माइनस mv² ओवर r के इक्वल होती है, आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स इस वक्त कौन प्रोवाइड कर रहा है? कूलम्स फोर्स। तो चलिए इसे इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं और फिर कूलम्स फोर्स लिखते हैं। कूलम्स फोर्स हुआ करती है कि Q1 Q2 ओवर r² के इक्वल। अगर मैं यहां पर इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करूं तो F इज इक्वल्स टू K, Q1 की जगह हमारे प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के लिए -e ओवर r² आ जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व करें तो यू विल गेट F इज इक्वल्स टू -ke² ओवर r। तो डियर स्टूडेंट्स लेट्स कॉल दिस एन इक्वेशन नंबर 4। व्हाई नॉट कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4? देखिए क्या आएगा आपके पास, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4। देखिए व्हाट यू विल गेट स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगा -mv² ओवर r इज इक्वल टू -ke² ओवर r। हम यहां पर, अच्छा ये यहां पर ke² ओवर r², दिस इज r²। अब यहां पर इस r² को इस r से आप कैंसिल कर दीजिए, माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट mv² इज इक्वल्स टू ke² ओवर r। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो mv² है दिस इज इक्वल्स टू ke² ओवर r। मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के करीब पहुंचता चला जा रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी mv² ओवर 2 या 1/2 mv² है। मेरे पास mv² का फॉर्मूला तो आ चुका है, इसे इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूं और यहां पे एक छोटी सी लाइन लिखता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 5 विद 2। एक फिफ्थ इक्वेशन को 2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है, mv² ओवर 2 इज इक्वल्स टू ke² ओवर 2r। डियर स्टूडेंट्स आप इसे 1/2 mv² इज इक्वल्स टू ke² ओवर 2r भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये मेरे पास फाइनली काइनेटिक एनर्जी जैसी एक फॉर्म तैयार हो गई। तो फाइनली आई कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी कैन नाउ बी रिटन एज ke² ओवर 2r। तो चलिए फिर इसे एक बॉक्स में बंद करके काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन नंबर 6 आ गई, लेकिन टोटल एनर्जी में फकत काइनेटिक एनर्जी ही नहीं, काइनेटिक के साथ पोटेंशियल एनर्जी भी शामिल है। डियर स्टूडेंट्स अब पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कैसे निकलेगी? जरा सिंपल सा दिमाग लगाइए और सोचिए, जब हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं यहां पे एक रफ वर्क में थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट का सहारा ले रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, आप इसे लिफ्ट करके किसी तरह इस पोजीशन तक ले आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसे ला चुके हैं इस पोजीशन तक जहां पर इसकी हाइट है लेट्स से h, और आपने इसे लिफ्ट करने के लिए कुछ फोर्स लगाई अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटी की फोर्स होगी इसे लिफ्ट करने के लिए दैट इज इक्वल्स टू mg। तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया करते थे, या वर्क डन
इन लिफ्टिंग दैट ऑब्जेक्ट कैसे कैलकुलेट किया करते थे? सो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स होता था mg जो कि नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट हाइट ऊपर की तरफ है। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो हम cos 180 लिया करते थे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटी का असर है वो नीचे की तरफ है, जबकि जो आप फासला तय करवा रहे हैं वो ऊपर की तरफ है। तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो लिहाजा हम cos 180 लेते थे। सॉल्व करने पर हमारा जवाब आया करता था -mgh। सो -mgh इसका वो वर्क हुआ करता था जो इसे यहां तक लेफ्ट करने के लिए हम लगाया करते थे, और वही बाद में इसकी पोटेंशियल एनर्जी बना करता। डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से हम यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी डियर स्टूडेंट्स? दैट वुड बी इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। लेकिन अब बात समझने की है कि F किधर है, D किधर है और cos थीटा किधर है। डियर स्टूडेंट्स चलिए इस पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये है न्यूक्लियस और ये है ये इलेक्ट्रॉन जो कि इस न्यूक्लियस के गिर्द किसी खास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इस वक्त इस ऑर्बिट का रेडियस r है। याद रखिएगा रेडियस का जो यूनिट वेक्टर है वो आउटवर्ड है, लेकिन जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन को बाउंड रखे हुए हैं, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी का सबब है वो इनवर्ड है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियस। तो डियर स्टूडेंट्स इस बार इस फॉर्मूले में हम कैसे वैल्यूज पुट करेंगे? एफ डी, एफ क्या है डी के अभी देख लेते हैं, लेकिन कॉज ऑफ 180 डिग्री ही पुट करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स फोर्स इज वंस अगेन द कूलम्स फोर्स। ये कूलम्स ही की फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर होगा। अब ये वाला मैग्नीट्यूड मैंने कैसे पुट किया है? Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर में पुट किया है, जहां पे दो चार्जेस हैं, एक इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का, तो ई स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा। और सिंपली डिस्प्लेसमेंट कितना है? दैट इज इक्वल्स टू आर द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। तो d की जगह r आ जाएगा, cos 180 इज डियर स्टूडेंट्स -1। सो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी -ke स्क्वायर ओवर r। अगर आप इसे एक बॉक्स में बंद कर लीजिए तो आपके पास फाइनली पोटेंशियल एनर्जी की भी एक इक्वेशन आ चुकी है। काइनेटिक एनर्जी की अगर इक्वेशन नंबर 6 है तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन नंबर 7 है। Dear students, now you just have to find out the total energy. तो total energy किसके equal होगी? Kinetic energy plus potential energy. Let's put the values. Kinetic energy is equals to ke square over 2r and potential energy is plus minus ke square over r. अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो देखें भाई क्या आ जाएगा। इसे एलसीएम ले लीजिए, यहां पर 2r ऊपर आ जाएगा के ई स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा -2ke स्क्वायर। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बदल जाएगी, -ke स्क्वायर ओवर 2r। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब चूंकि मैंने इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट कह दिया तो मैं r की जगह rn लिख सकता हूं। अब अगर मैं किसी भी रेडियस की वैल्यू को यहां पर पुट करूं तो मैं उस रेडियस में एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ये वाला फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे मैं किसी भी रेडियस की किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी इजीली फाइंड आउट कर सकूं।
यानी कि इस एनर्जी के फॉर्मूले में रेडियस शामिल है। मैं इस रेडियस को एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं रेडियस को एलिमिनेट करूंगा तो मैं यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला पुट कर दूंगा। जरा हेल्प आउट कीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 8 कह दूं जरा पहले। तो इस इक्वेशन नंबर 8 में अगर रेडियस का फॉर्मूला पुट करूं, जो क्या था आप मेरे साथ प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर, आपको याद होगा। डियर स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू पुट दिस फॉर्मूला इन इक्वेशन नंबर 8। लिख देता हूं, पुटिंग आर एन इन इक्वेशन 8। ऑल राइट, चलिए फिर एक कदम आगे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। हमारी इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल्स टू माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2। आर एन की जगह लिख सकते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। ऑल राइट, हमने कुछ भी नहीं किया, बस इस आर की जगह पे एक nth ऑर्बिट के लिए रेडियस की वैल्यू पुट कर दी। चलिए थोड़ा सा सॉल्व मजीद करते हैं। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के ई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ऐसा कर लेते हैं कि ये जो फ्रैक्शन के नीचे जो डिनोमिनेटर है इसे जरा अरेंज करके लिख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जरा आसानी रहेगी। 2n स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि ये वाली टर्म जो आप ये लिखी देख रहे हैं, ये इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है और ये पूरी टर्म इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, यानी नीचे वाला हिस्सा है फ्रैक्शन का। तो इसे जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा, इकट्ठे एक ही स्टेप में तमाम चीजें सॉल्व करने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के ई स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 2 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। तो क्यों ना इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो लिखी हुई चीज है इसे ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर आप इस स्टेप से किसी सूरत अगर कंफ्यूज हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये स्टेप अलग भी करके दिखा सकता हूं आपको। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस के ई स्क्वायर या डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 2 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। आप अच्छे से जानते हैं कि ये ऊपर वाली टर्म इस नीचे वाली टर्म पर डिवाइड हो रही है, तो मैंने एज इट इज डिवीजन का साइन लिख दिया। आप जब आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। सो दिस E will become minus के ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ऐसे ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, बस इसे मल्टीप्लाई करें और जवाब आपका मुंतजर है। माइनस 2 पाई स्क्वायर एज इट इज, के से मल्टीप्लाई होके के स्क्वायर, एम एज इट इज ई रेज़ टू द पावर 4 ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला आ चुका है जिसमें आप किसी भी ऑर्बिट के लिए उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n पुट करें। n इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी ऑर्बिट के शेल को रिप्रेजेंट करता है। आप उसके शेल की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो आपके पास उस शेल की एनर्जी आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, बात को समराइज यहां पे कुछ इस तरह से करूंगा। एक्सप्लेनेशन और गुफ्तगू तो बहुत है, भी एनर्जी पे बात खत्म नहीं हुई, लेकिन आज की गुफ्तगू को इस तरह से खत्म करूंगा। हम जानते हैं कि पाई एक कांस्टेंट है 22/7, के एक कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। m इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एक कांस्टेंट है, 10⁻⁻31 किलोग्राम्स, 9.109 into 10⁻⁻31 kilograms. E, the charge of an electron is again constant. इसी तरह से H is again a constant, 6.63 into 10⁻⁻34 joule seconds. तो चूंकि ये तमाम के तमाम कांस्टेंट्स हैं, इन तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यूज को अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आप जानते हैं क्या आएगा स्टूडेंट्स? इन तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यूज को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि आपका जवाब क्या आता है। आपका जवाब जो भी आएगा उस जवाब का मतलब क्या है, वो जवाब क्यों आ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। हम एक्साइटेशन एनर्जी का लफ्ज जब यूज करते हैं तो क्यों करते हैं। ये तमाम वो सवालात हैं जो आपके जहन में भी शायद मेरे ये टर्म्स बोलने के बाद उभरे हों और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इन तमाम सवालात के जवाबात मैं आपको आज नहीं, आने वाले अगले लेक्चर्स में जरूर दूंगा। मैं कतई तौर पे ये नहीं चाहता कि आप इतनी थिक, हैवी और विस्कस डेरिवेशन के बाद मजीद अपने आप को ओवरबर्डन करें। इस डेरिवेशन की अगली बार मिलने से पहले तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि ये डेरिवेशन आपको अच्छे से याद हो जाए, आपको कहीं पर रुकने की, कंफ्यूज होने की, कहीं पर ट्रैप होने की जरूरत ना पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम सवालात के जवाबात हम देखेंगे आने वाले अगले लेक्चर में। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।